हाँ चलिए आइए, हम लोग इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? मौर्य वंश पढ़ के समाप्त कर लिए है ना। अब देखो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था, है ना। तो बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? ये कौन था? उसका मंत्री था, बृहद्रथ का मंत्री था, अमात्य था, है ना, पुष्यमित्र शुंग। उसने जो है बृहद्रथ की हत्या करके और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की, किसका? शुंग वंश की स्थापना किया था, यही था ना। चलिए अब मौर्य वंश के बाद हम आएंगे तो पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। अब ये मौर्योत्तर काल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब आ जाओ, तो दो चीजें होंगी, जैसे ही वो शस्त्र डाल देगा, नीचे हथियार रख देगा, दो चीजें होंगी। मौर्योत्तर काल उसी को कहेंगे, उसके बाद का काल, है ना, उसके साथ साथ चलेगा। अब दो चीजें होंगी, पहला होगा विदेशियों का आक्रमण। पहला क्या होगा बाबू? विदेशियों का आक्रमण, या इसी को हम यवन आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यवन आक्रमण। समझेंगे हम लोग, पूरा अच्छे से समझेंगे यवन कौन थे। और इसके साथ साथ ही हमारे देश के अंदर चलेगा क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होगा, है ना। जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनका उदय हम देखेंगे। तो दूसरा चलेगा क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। क्लियर है? तो मौर्योत्तर काल में हमें यही दो पढ़ने होते हैं, है ना। एक विदेशियों का आक्रमण होगा और दूसरा क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होगा। कहेंगे सब कि हम किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, अब हम अपने भूमि पर अपना जो है शासन चलाएंगे। तो अलग अलग छोटे छोटे राजा उभर के आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक हम ग्राफ खींच के देख लेते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। साबरा जी लिखिए, नहीं देखिए इधर, आपका नाम फिर वीडियो में आ गया, तो नीचे मत देखिए, आ जाइए। अब देखो विदेशियों का आक्रमण जो है उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हम देखेंगे हिंद यूनानियों का आक्रमण। क्या देखेंगे? हिंद यूनानी, है ना। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले हमारे देश पर आक्रमण किया था, हम उनके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। बैक्टीरिया का शासक डेमेट्रियस, नाम सुने हो? बैक्टीरिया का एक शासक है जिसका नाम है डेमेट्रियस। वो जो है पहला हिंद यवन आक्रमणकारी था जो भारत पर आक्रमण करेगा। जब हम आएंगे तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिर शक आएंगे, शकों ने हमारे देश पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद पल्लवों ने, किसने? पल्लव ने। और चौथा आएगा कुषाण, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुषाण आक्रमण हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से यवन आक्रमणकारियों में 4 यवन आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से भर भर के, झोला में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जामों में, ठीक है। तो आपको भी भर भर के याद रखना पड़ेगा, खाली खाली नहीं, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा इसमें। अब हम देखें इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय राजवंश में हम क्या पढ़ेंगे भैया? अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले जब मौर्य वंश का पतन होगा, जब पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या कर देगा, तो मगध पर शुंग वंश का स्थापना करेगा। किस वंश का? शुंग वंश का। शुंग वंश, तो हम पढ़ेंगे शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश के बाद आएगा हमारा कण्व वंश। कौन सा वंश? कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद आएगा सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बाद आएगा चेदी वंश। कौन सा वंश? चेदी वंश। चेदी वंश। और चेदी वंश के बाद हमें पढ़ना है वकाटक वंश। कौन सा वंश? वकाटक वंश। बोलो, वकाटक वंश।
और वकाटक वंश के बाद हम पढ़ेंगे चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। और चोल वंश के बाद पढ़ेंगे हम चेर वंश। कौन सा वंश? चेर वंश। और चेर वंश के बाद हम पढ़ेंगे पांड्य वंश। कौन सा वंश? ओए होए, ये झूला मत झूलो भैया। ये पांडे जी कोई है क्या इसमें? नाम लेते भूकंप आ गया जी। हैं? पांडे वंश, ठीक है ना। और भी बहुत सारे वंश हैं, तो हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल में हम इन सारे वंशों को पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। उन बिंदुओं को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि मौर्योत्तर काल का जो समय था वो कब से कब तक माना जाता है? बोलिए, तेज बोलो। ठीक है। और इसमें पहले क्या पढ़ना है हमें, या फिर, और दूसरा? बहुत बढ़िया। और विदेशी आक्रमणकारियों में क्या क्या पढ़ना है? क्षेत्रीय राजवंश में कौन कौन है? ट्रेन छूट रहा है क्या तुम लोगों का? तो ये पढ़ना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो विदेशी आक्रमणकारी हैं इनको हम थोड़ा सा रोक लेते हैं, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इन वंशों को निपटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे मगध की गद्दी पर मौर्य वंश था, अब मौर्य वंश के बाद मगध की गद्दी पर कौन आएगा? शुंग वंश। एक सीरियल नंबर से हम चलते हैं, है ना, कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दिया, जो अंतिम मौर्य वंश का शासक था। और उसके बाद हत्या करने के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठे गया? शुंग वंश की स्थापना किया पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है ना। तो अब हम शुंग वंश पढ़ेंगे। पहले एक ग्राफ बना लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम एक एक हेडिंग को पकड़ेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। ये 200 BC से 300 AD लिख लीजिएगा, ईस्वी, ठीक है ना। और ये भी देखिए, जो चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो संगम वंश जब भी नाम आएगा ना, संगम वंश, और ये PCS में पूछा गया था, तो संगम वंश जब भी नाम आएगा तो ये तीन वंश आपको याद होने चाहिए एक साथ, है ना। तो चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश को एक साथ क्या बोलते हैं? संगम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम अभी क्षेत्रीय राजवंश को लेते हैं, ठीक है ना, और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला क्या था बाबू? शुंग वंश, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहां से कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ध्यान थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो शुंग वंश है उसकी जानकारी के स्रोत कहां से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि शुंग वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, किस कहाँ से अभिलेख मिले हैं, कहाँ से हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, ना। तो दो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ से। पहला हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। क्या देखेंगे बाबू? पुरातात्विक स्रोत देखेंगे, या साक्ष्य भी बोलते हैं। और दूसरा देखेंगे साहित्यिक। क्या देखेंगे? साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत, ठीक है ना। इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग कि भाई कहाँ से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, शुंग वंश का जो संस्थापक था ना, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। ये शुंग वंश का संस्थापक था। क्लियर है? अब सुनिए, पुरातात्विक स्रोत में पहला आपको याद रखना है
एक अभिलेख है जिस अभिलेख का नाम है धन देव का अयोध्या अभिलेख। किस देव का? धन देव का। तो याद रखना है आपको, धन देव का अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? जाना है? किसको किसको जाना है? वाह भाई, राम भक्त हो क्या इस क्लास में? बहुत बढ़िया, मैं भी राम भक्त हूँ। आ जाओ। अब धनदेव का अयोध्या अभिलेख, यहाँ से जानकारी मिलती है किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में, है ना। कैसे क्या मिलती है, ध्यान सुनिएगा। पहले तो ये देखो, ये धनदेव कौन था भाई? तो धनदेव जो था वो शुंग राजवंश का ही एक मेंबर था, ठीक है ना, शुंग राजवंश से ही संबंधित था। और ये अयोध्या का राज्यपाल था। क्या था ये? अयोध्या का राज्यपाल था। ये जो था ये अयोध्या का राज्यपाल था, और राज्यपाल था इसलिए इसने एक अभिलेख लिखवाया था अयोध्या में, और वही अभिलेख उत्खनन करने के बाद मिला है, ठीक है ना। इसीलिए उस अभिलेख का नाम हो गया धनदेव का अयोध्या अभिलेख, क्योंकि धनदेव द्वारा वो लिखवाया गया था। क्लियर हो गई बात? अब सुनिए, इस धनदेव के अयोध्या अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भारत पर यवन आक्रमण की जो जानकारी है वो यहीं से मिलती है ना। यहाँ से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग जब शासक बना, उसी के शासन काल में यवन आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से जानकारी मिलती है यवन आक्रमण की। किसकी? यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है ना, जानकारी मिलती है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, यहाँ से ये जानकारी। दूसरा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। इसी धनदेव के अयोध्या अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये पूछा गया आपके वनडे में, तो फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से। एसएससी में तो कई बार पूछा गया है, बैंक में भी कई बार पूछा गया है। तो वनडे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख पे लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। तो किसके नेतृत्व में? तो पतंजलि के नेतृत्व में। जो पतंजलि थे, पतंजलि कौन थे भाई? तो पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। पुष्यमित्र शुंग के गुरु या फिर राजपुरोहित, क्या बोलते हैं इनको? राजपुरोहित। कौन थे भाई? तो उनका नाम था पतंजलि, ठीक है ना। और ये पतंजलि जो है वो यज्ञ करवाए थे। क्लियर हो गई बात? तो आपको क्या याद रखना है कि यहीं से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितना? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किससे? तो पतंजलि से। किससे? पतंजलि। ये भी पूछा गया कि किसने यज्ञ का नेतृत्व किया था? तो पतंजलि ने यज्ञ का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। ये साधु थे, ऋषि थे, जिन्होंने यज्ञ करवाया था। अरे भाई, पूजा पाठ करवाते तो पंडित जी की आवश्यकता पड़ती है कि स्वयं ओम स्वाहा बोलते हो? नहीं ना, पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर आप स्वाहा तो स्वाहा में ताल मिलाते हो। हाँ ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, इधर देखिए आप लोग। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो 2 अश्वमेध यज्ञ। अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? किसी को पता है? बहुत बढ़िया। रामायण कितने लोग देखे हैं? बहुत बढ़िया। अब आगे वाले एक भी नहीं देखे, बस मुंडी हिलाने से होगा, हाथ उठाया करो, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि जब राम भगवान अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़े थे। तो घोड़े के मस्तक पे
चुनौती लिख के चिपका दिया जाता है और उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि जाओ जहां तक जाना चाहते हो इस भूमंडल पे जाओ, पृथ्वी पे, ठीक है ना। तो उसमें चुनौती लिखी रहती थी कि ये घोड़ा गुजर रहा है, अगर आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार करनी तो स्वाधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा आपको हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो राम जी का घोड़ा जिस जिस राज्य से होकर जाता था वहां के राजा जो है अपना मस्तक जो है नीचे झुका लेते थे, भैया हम स्वाधीनता स्वीकार कर रहे हैं, आपकी गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे आपसे। तो वो जहां तक घोड़ा जाएगा उस राजा का क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो जाते जाते यहाँ पे लोग उसने पकड़ लिया, कहे कि चुनौती में घमंड है, अहंकार है ना। तब जो है देखो युद्ध होता है लोग उसका और जो है राम जी का होता है ना। उसी तरह का ये जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो यज्ञ करवाया जाता था उसी को कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ। ये 2 बार करवाया था। अब सोच लो कितना बड़ा सम्राट होगा उस समय का। जहां तक घोड़ा का किसी की मजाल नहीं है, घोड़े को पकड़ ले और जो पकड़ लिया भाई उससे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ और इसकी जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। क्लियर होगी बात। अब सुनिए, आपसे पूछेगा कि यह अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? पतंजलि ने इस यज्ञ का नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्लियर होगी बात। अब सुनिए, पहला ये याद रखना है। दूसरा एक स्तूप का नाम आता है, अभिलेख भी बोल देते हैं, भरहूत स्तूप या भरहूत अभिलेख। क्या बोलते हैं? भरहूत अभिलेख लिख लो यहाँ पे स्तूप, क्योंकि भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग, अभी हम पढ़ेंगे। तो भरहूत अभिलेख लिख लेते हैं यहाँ पर। अभिलेख यहाँ से कुछ लिखा हुआ मिला है और ये जो है आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और इस अभिलेख से भी शुंग वंश की जानकारी कुछ मिलती है, ठीक है ना। अब सुनिए, तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आपका साक्ष्य है वह हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। क्या नाम है? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख विदिशा में है। विदिशा का मतलब आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। वहां से भी आपका शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना होगा हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख। और ये कहाँ पे है भाई? विदिशा में है। विदिशा में है, एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जहां से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। इतना आपको पॉइंट याद होना चाहिए, जिसमें से ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब सुनिए, अब आते हैं कि साहित्यिक स्रोत में वह कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन रचनाओं से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है ना। तो सबसे पहला है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वहां से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। एक और पुराण है जिस पुराण का नाम है विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, यहां से भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। एक और साक्ष्य है जिसका नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम है? गार्गी संहिता। नाम सुने हो? गार्गी संहिता। अब गार्गी संहिता जो रचना है यहां से भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। एक और है, ठीक है ना। एक और कौन है? मनुस्मृति, जिस मनु ने लिखा था। अब मनु जो है पुष्यमित्र शुंग के ही कालखंड में थे। मनु थे और पतंजलि थे, दोनों महान विद्वान थे और जो कि पुष्यमित्र शुंग के समय में ही रहते थे। तो ये मनुस्मृति, क्या याद रखना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति, ठीक है ना। इसी को भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाया था, याद रखिएगा। और इसको जलाने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म में एक नया धर्म शुरू किया था जिसको नाम था नवयान। जिसका नाम क्या था? नवयान। जैसे हीनयान, महायान और उसके बाद उन्होंने चलाया नवयान, है ना। चलिए, मनुस्मृति था। क्या हो गया? कुछ पूछ रहा? कौन ट्रेनिंग जी? गधा कहीं का बहुत मार मारूंगा बीच में बोलेगा। अब देखिए, ये जितने साहित्य है ना, यहाँ से हमें शुंग वंश की जानकारी मिल रही है। इसके बाद और भी साहित्य, जैसे
आपका एक और साहित्य है मालविका अग्निमित्रम, क्या नाम है? मालविका अग्निमित्रम, है ना। मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना। और ये कई बार पूछा गया कि ये किसका रचना। और ये जो मालविका अग्निमित्रम है ना, ये एक नाटक है। क्या है ये? नाटक है। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी एक शासक आएगा अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध की गद्दी पर बैठेगा, उसी से संबंधित है ये नाटक, ठीक है ना। एक और आएगा जिसका नाम क्या है भाई? आपका महाभाष्य है। क्या है? महाभाष्य है, जिसको पतंजलि ने लिखा था। किसने लिखा था? पतंजलि की रचना है, पतंजलि, ठीक है ना। और एक बौद्ध ग्रंथ आएगा, जिस बौद्ध ग्रंथ का नाम है दिव्यावदान। क्या नाम है? दिव्यावदान। और ये दिव्यावदान से भी आपके जो है शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो अगर संभवतः मान लो पीसीएस का मेंस देने चले गए, मेंस में अगर आप प्रीलिम्स निकाल लिए और मेंस में गए, तो अगर मेंस का आंसर राइटिंग लिखोगे, शुंग वंश की जानकारी देनी होगी, अगर आप ऐसे बता देते हो कि यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, तो एग्जामिनर एकदम चक्कर खा के गिर जाएगा। तो कम से कम इतना फैक्ट बता दो तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रहे आपको इसकी जानकारी के बारे में। फिर अब हम आएंगे पुष्यमित्र शुंग को पकड़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना लिख लो। हो गया? चलो अब एक बार थोड़ा सा बोल दो। बोलोगे? चलो बताओ, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? और उसके गुरु का नाम बताओ। चलो, जानकारी के स्रोत में पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत में पहला बताओ। यहां से कौन सी जानकारी मिलती है? दूसरी, उस अश्वमेध यज्ञ को किसने करवाया था? चलिए, दूसरा क्या था? तीसरा, साहित्यिक स्रोत में लाइन से बोलते जाओ। हाँ, लास्ट में बोल दो स्वाहा। स्वाहा स्वाहा के जैसे बोला जाता है। तुम लोग उसमें म्यूजिक मत भरो। तुम लोग गाना गाते हो, देखते हो, जब बोल याद नहीं रहते हैं, शब्द याद नहीं रहते हैं, तो उसी में करते हो, मतलब। हाँ, अब चलिए हम लोग आते हैं पुष्यमित्र शुंग को पकड़ते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आ रहा है ना। इसकी दो राजधानियां थी। पहली थी पाटलिपुत्र, और जो दूसरी राजधानी थी विदिशा थी। क्या थी? विदिशा। और ये एमपी में है, ठीक है ना। और ये बिहार। पाटलिपुत्र माने पटना, पाटलिपुत्र माने पटना, पटना माने बिहार, ठीक है। अब सुनिए, अब यहां से ये मान लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था। किस जाति से बिलोंग करता था? और ये कट्टर ब्राह्मण हिंदुत्व को मानता था। और कहा जाता है कि ये बौद्ध भिक्षुओं को देखना तक नहीं चाहता था। बौद्ध धर्म के लोगों को देखना तक नहीं चाहता था। और एक जानकारी मिलती है, कहा जाता है कि इसने दिव्यावदान जो है ना बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ के दिव्यावदान में ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों के 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। मतलब 84,000 स्तूपों में आग लगवा दिया था, ऐसी जानकारी मिलती है। अब सोच लो, इसका एक स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट में कहता है कि अगर कोई मुझे किसी बौद्ध का सर काट के ला कर देगा तो उसको मैं 100 मुद्राएं दूंगा उपहार में। अब सोच लो, इतना कट्टर था। फिलहाल हालांकि ये सब
कहानियां हैं, अब कितनी सही हैं कितनी नहीं सही है ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी। तुम लोग अनुयायी बोलते हो, ठीक है ना, अनुयायी था। तीसरा पॉइंट याद रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वनडे के लिए। कहता है कि जो हिंद यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर, क्या नाम था? मिनांडर। उस मिनांडर को पराजित किया था इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हरा दिया था। आप सोच लो, मिनांडर बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, ठीक है ना। और ये मिनांडर कौन था? आप पढ़े होंगे नागसेन के बारे में, पढ़े हो? नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था, और जो मिनांडर के मन में प्रश्न उठता था तो मिनांडर प्रश्न पूछता था, नागसेन उत्तर देते थे, है ना। मिनांडर प्रश्न पूछता था, नागसेन उत्तर देते थे। तो एक पुस्तक की रचना की गई जिस पुस्तक का नाम था मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? या मिलिंद प्रश्न। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप यहां से ये जानकारी याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग ने हिंद यूनानी शासक किसको? मिनांडर को हराया था या पराजित किया था, बातें की। एक और पॉइंट याद रखना, ये भरहुत स्तूप किसने बनवाया था ये भी पूछा गया, तो लिख लेना, ये भी आप याद रखना। क्या? भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। और एक और पॉइंट वो भी लिखवा दूं क्या? बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार इसने बौद्धों के 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था, ये भी याद रखो, एक पॉइंट है। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान लिख लो ना, अब लिख लो, उसके बाद हम बताएंगे। बौद्ध ग्रंथ कौन कुड़कुड़ा रहा है जी? बाद में खा लेना, पहले पढ़ लो गधा में। तुम लोग मस्ती कर रहे हो। नष्ट करवा दिया था या आग लगवा दिया था, दोनों ठीक है। ये लिख लो। इसके बाद इसका आएगा शासक अग्निमित्र। हाँ, अंतिम शासक था देवभूति। हाँ? चलिए, हो गया। मिटा दूं? चलो, ये मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद आप याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो कौन थे? पतंजलि थे। अब ध्यान से देखो, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है, इसके बाद मगध की गद्दी पर बैठेगा अग्निमित्र। कौन बैठेगा? अग्निमित्र। और अग्निमित्र के बारे में कुछ चीजें, बस 1-2 पॉइंट है याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है। अग्निमित्र की पत्नियों का नाम याद रखना है ना। अग्निमित्र की पत्नियों का नाम देखो, एक का नाम है धारणी। क्या नाम है? एक का नाम है इरावती। क्या नाम है? और एक का नाम है मालविका। क्या नाम है? मालविका।
ठीक है, ये 3 नाम है और तीनों में सबसे फेमस नाम ये है मालविका। क्यों है? सुनो, इसी अग्निमित्र, जो अग्निमित्र शासक था, ये प्रेम कर बैठा किससे? मालविका से बहुत ज्यादा प्रेम कर बैठा, और प्रेम करते करते जो है इसे विवाह भी कर लिया, प्रेम विवाह, जिसको गंधर्व विवाह के नाम से जानते हो। और इन्हीं दोनों की प्रेम कथा कालिदास जी को रास आ गई और उन्होंने एक नाटक की रचना कर दी, जिस नाटक का नाम है मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका उसमें मालविका है और अग्निमित्रम अग्निमित्र है। तो इसीलिए जो कालिदास जी ने लिखा, कालिदास की जो नाटक है उसका नाम है मालविका, मालविका अग्निमित्रम। इसमें देखो दोनों का नाम आ रहा है ना, मालविका, मालविका का नाम है, अग्निमित्रम, अग्निमित्र का नाम है। इन्हीं दोनों का प्रेम कथा है इसमें। और ये पूछा गया कि ये क्या है, तो ये नाटक है। क्या बाबू? नाटक है ना। आपसे पूछ देगा उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, क्या है, तो क्या मार के आओगे? नाटक। और ये प्रश्न पूछा गया एक बार, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। यहां से बस इतना ही जानकारी। अब सुनिए, शुंग वंश का जो अंतिम शासक होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अंतिम शासक। तो अंतिम शासक का नाम है देवभूति। क्या नाम है? देवभूति। और इस देवभूति की हत्या कर देगा कौन? इस देवभूति की हत्या कर देगा वासुदेव। कौन करेगा? वासुदेव कर देगा। और वासुदेव जब हत्या करेगा तो मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना करेगा। किसका? कर्ण वंश, कर्ण वंश की स्थापना करेगा। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में? आपसे पूछेगा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या बताओगे? और देवभूति की हत्या किसने किया था? और आपसे पूछेगा कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है ना। अब कर्ण वंश का अंतिम शासक आपसे पूछेगा एग्जाम में। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? सुशर्मा था। क्या नाम था? सुशर्मा। और सुशर्मा का हत्या कर देगा सिमुख। कौन करेगा इसकी हत्या? हत्या करेगा सिमुख। और सिमुख जो है सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। सातवाहन वंश। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। ऐसे देखो, एक वंश यहां समाप्त, एक वंश कहां समाप्त? यहां समाप्त। ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये आपको ये क्रम याद रखना है। यहां से बहुत प्रश्न पूछता है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। देवभूति की हत्या करेगा वासुदेव, और वासुदेव कर्ण वंश का स्थापना कर देगा। कर्ण वंश का अंतिम शासक आएगा सुशर्मा, और सुशर्मा की हत्या कर देगा सिमुख। और सिमुख जो है किस वंश का स्थापना करेगा? सातवाहन। और सातवाहन वंश को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? इतना लिख लीजिए।